स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसा कि वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड को अगर आप एक्सप्लेन करें तो डाई का सेंस 2 से होता है, पोल का मतलब पॉइंट से होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो पॉइंट चार्जेज का रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में फर्स्ट लाइन क्या गया? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज of equal numerical value but of opposite sign। ये 2 पॉइंट चार्जेस के नेचर के बारे में क्या कहा गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा बट साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू बट ऑफ अपोजिट साइन केप्ट एट वेरी स्मॉल सेपरेशन। वेरी स्मॉल सेपरेशन पर जो रखा जाता है उसका कंसिडरेशन करते हैं। लाइक मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज में हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ले लिया है और दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ले लिया है। अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का वैल्यू जो हमने कंसीडर किया, इसके बीच का सेपरेशन कुछ भी आप कंसीडर कर लें, लाइक अ स्मॉल लेटर एल। देन सिस्टम ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्जेज, द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। लेकिन स्मॉल सेपरेशन, इसमें जो स्मॉल सेपरेशन है उसका सेंस क्या है? ये 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितना स्मॉलर टू स्मॉलर सेपरेशन रखेंगे उतना बेहतर होगा। फिजिक्स में हम लोग इन जनरल 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसी तरीके से रखते हैं, बट केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो इन 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस माइक्रोमीटर में सोचा जाता है, मिलीमीटर में सोचा जाता है। मतलब जितना स्मॉलर डिस्टेंसेज पॉसिबल हो सकता है उतना हम रखेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर P से करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर P से करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वेक्टर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद, इट इज द वेक्टर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ जो वेक्टर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करते हैं। वेक्टर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक डायपोल whose direction is from नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए
वह डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू चार्ज multiplied with separation। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो P इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के बारे में क्या कहा गया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तो ये डायरेक्शन से एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इन बातों से कंफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए उससे कंफ्यूज ना करें। दोनों डिफरेंट फैक्ट है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। Let us consider 3-point charges. 3-point charges 2q, -q and -q are placed at 3 vertex of equilateral triangle। ये equilateral triangle है, equilateral triangle का नेम ले सकते हो ABC। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पर चार्जेज यहाँ पर 2q, यहाँ -q, यहाँ -q प्लेस किया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड लेंथ आप इक्वल ले सकते हैं, साइड लेंथ को स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर लें। तो इस केस में आपसे कहा जाएगा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है? तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली बात ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होने के लिए 2 चार्जेज होना चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेज होना चाहिए। बट यहाँ पर कितने पॉइंट चार्जेज हैं? 3 पॉइंट चार्जेज हैं। तो हमको पेयर ऑफ चार्ज कंसीडर करना चाहिए और वो भी पेयर ऑफ चार्ज इक्वल वैल्यू का होना चाहिए। बट यहाँ पर 2q है और यहाँ पर -q है, तो चार्ज स्केलर वैल्यू होता है। तो स्केलर वैल्यू होने की वजह से ये जो 2q वैल्यू है इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, q एंड q, q प्लस q, 2q। 1q जो यहाँ से है 1 प्लस q इस -q से एक पेयर बनाएगा और 1 प्लस q जो है दूसरे -q से पेयर बनाएगा। मतलब हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये -q और ये +q एक डायपोल बना रहा है और ये -q और +q एक डायपोल बना रहा है। इस डायपोल को अगर P1 हम लोग ले लें और इस डायपोल को अगर P2 ले लें, ये एंगल हमारा 60 डिग्री दोनों के बीच का हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P1 और P2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू P2 इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन। तो चार्ज इंटू सेपरेशन Q इंटू ए हो गया। अब यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे P नेट, देन P नेट इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। अब यहाँ से आप देखें वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, QA स्क्वायर प्लस 2QA
cos 60 डिग्री 1/2, यहाँ से √3 Q इंटू ए हो गया। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट √3 Q इंटू ए। अब नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट √3 Q इंटू ए जब हमने कंसीडर कर लिया तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आंसर हो गया, या आप कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आंसर हो गया। केस सेकेंड, इसी तरह का न्यूमेरिकल आपसे और भी पूछा जाता है। केस सेकेंड स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर का 3 कॉर्नर पर मान लो -q चार्ज यहाँ पर है, -q चार्ज यहाँ पर है, -q चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर 3q चार्ज है। फिर यहाँ पर पूछेगा स्क्वायर दे दिया तो साइड का लेंथ स्मॉल लेटर ए आप कंसीडर कर लें, साइड लेंथ स्मॉल लेटर ए। तो फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन जैसे वहाँ था वैसे यहाँ होगा। फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आप यहाँ फिर से देखें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, जहाँ 3 पेयर बनेगा। एक पेयर इसका इसके साथ 3q का, एक 1q इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, 1q इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, 1q इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। जो इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, जो इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, और जो इसके साथ पेयर्ड होगा उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर होगा। ये P1, P2 और P3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखें कि रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो P1 और P2 तो इक्वल वैल्यू है, तब P1 और P2 का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का वैल्यू पुटअप करेंगे तब P1 भी Q इंटू ए होगा, चार्ज इंटू सेपरेशन का स्क्वायर, और ये भी होगा चार्ज इंटू सेपरेशन का स्क्वायर, √2 Q इंटू ए हो जाएगा। तो अब देखें कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ रहा है P1 अगर ऐसे था और P2 अगर ऐसे था तो P12 कैसे हो जाएगा, इस लाइन पर हो जाएगा। P12 इस लाइन पर हो गया, ये 90 डिग्री पर है, तो ये रिजल्टेंट कितने डिग्री पर आ जाएगा, 45 डिग्री पर। P12 आई मीन रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2। P3 ऑलरेडी कितने पर होगा, ये डायगोनल के अलॉन्ग होगा, तो ये कितने डिग्री पर बनाएगा, 45 डिग्री पर। इसका मतलब P3 भी तो इसी लाइन पर आ रहा है। हमें रिजल्टेंट किसका कैलकुलेट करना था, P1, P2, P3 का, तो P1, P2 का रिजल्टेंट ये हो गया, P1, P2 का रिजल्टेंट ये हो गया, और P3 भी इसी के लाइन पर है, तो टोटल रिजल्टेंट क्या हो गया। टोटल रिजल्टेंट की अगर बात करें तो टोटल रिजल्टेंट P = P12 प्लस P3। P12 का वैल्यू कितना हो गया, √2 इंटू Q इंटू ए। P3 का वैल्यू क्या हो गया, तो चार्ज इंटू सेपरेशन, तो इसका चार्ज और सेपरेशन कितना लेंगे, तो डायगोनल का लें, तो इसका सेपरेशन जो हो जाएगा ये स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायगोनल वैल्यू √2 इंटू ए। तो अब टोटल वैल्यू यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2√2 Q इंटू ए। ये टोटल रिजल्टेंट वैल्यू, टोटल रिजल्टेंट वैल्यू का ये आंसर हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वेक्टर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जब भी कोरिलेट करने के लिए दिया जाएगा तो टोटल कंसीडरेशन के लिए हमको पेयर ऑफ चार्जेस को सर्च करना होगा। जैसे यहाँ पर एक जगह 3q था, तो बाकी जो -q था उससे पेयर होकर के डायपोल बना रहा था। ऊपर में 2q था, तो मतलब वहाँ भी हमने 2 पेयर बनाकर दिखलाया, और फिर वेक्टर के कॉन्सेप्ट से रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। केस थर्ड में ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के 3 कॉर्नर्स पर
Q माइनस 2Q और Q चार्जेज गिवन। यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। फिर आप देखिए इसका पेयर इसके साथ होगा तो एक डायपोल इधर बनेगा और दूसरा डायपोल इधर बनेगा। रेगुलर हेक्सागन में दो साइड के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। अब जितना वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू ये होगा। तो वेक्टर से आप जानते हैं कि P1 और P2 का वैल्यू चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन साइड लेंथ हमने ले लिया है तो ये साइड लेंथ हो गया Q इनटू। तो 120 डिग्री पर वेक्टर है तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री। और जो स्टूडेंट को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री पर होता है तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर के इक्वल होता है। आप उससे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बट बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2QA इंटू QA माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू QA इंटू P12 चार्ज इंटू सरफेस। दिस इज द केस थर्ड। नेक्स्ट हम लोग स्टडी अब करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं तो उससे रिलेटेड डिस्कशन को हम देखेंगे। इसमें दो केसेज हमने डिसाइड किया है। केस फर्स्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। अब कंसीडर करो कि एक लाइट रॉड है, ये जो हमने कंसीडर किया है A और B। एक लाइट रॉड के एंड पर प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज को हमने अटैच कर दिया है। आप रॉड नहीं भी ले सकते थे, सेपरेशन यूं भी रख सकते थे, बट लाइट रॉड होने से क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट चार्ज जब इससे अटैच कर दिया तो जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगा वैसे वैसे चार्ज रोटेट करेगा। और AB के बारे में हमने जो कहा बहुत मार्केबल बात है, लाइट रॉड। लाइट रॉड का मतलब इसका मास को कंसीडर नहीं करना है। AB इज वेरी लाइट रॉड ऑफ लेंथ L लेंथ का वेरी लाइट रॉड। तो वेरी लाइट रॉड अगर L लेंथ का कंसीडर कर लिया, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें प्लस Q है और यहाँ पर माइनस Q है। तो प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगेगा। तो इस पर फोर्स राइट साइड, इस पर फोर्स लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों फोर्स क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। अब ये नेट फोर्स डायपोल पर 0 जो हमने कंसीडर किया है तो आपके अंदर ये भी क्वेश्चन उठेगा कि क्यों ये इस पोजीशन पर नहीं कंसीडर करके पोजीशन जब बदला जाएगा तब क्या होगा? वहां पर भी आप देखें, ये जब फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मान लिया फिक्स पॉइंट है, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगाएंगे तो रोटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जब किसी लाइट रॉड पर लगेगा तो सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये अपने सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। तो जब सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा था। अब कुछ एंगल मान लो थीटा एंगल पर ये आकर कहीं स्टे करेगा। अगर ये थीटा एंगल पर पहुंचा है तो उस समय भी आप फोर्स देखेंगे तो राइट साइड प्लस Q और लेफ्ट साइड माइनस Q।
तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो नेट वैल्यू जोड़ेंगे तभी भी क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है कि एंगल चेंज होने से, डायपोल का पोजीशन चेंज होने से नेट फोर्स के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0 ही रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने पर ये कंडीशन नहीं होगा, जैसा कि केस 2 में हम लोग कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से जब इस पोजीशन पर आ गया तो हमने जैसे नेट फोर्स कंसीडर किया, अब नेट टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में। टॉर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो इस फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हमने एल ले रखा है, तो ये हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना, ये पूरा लेंथ एल है, ये हाफ लेंथ L/2 हो जाएगा। ये फोर्स हो गया और ये पॉइंट O हो गया। O पॉइंट से फोर्स के लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। हमने समझाया था कि D परपेंडिकुलर इनटू फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क नेगेटिव चार्ज पर भी होगा और टॉर्क पॉजिटिव चार्ज पर भी होगा। जब इस पर आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ पर भी यही बात क्या होगा, ये L/2 है तो ये कितना हो जाएगा, L/2 sin थीटा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया D परपेंडिकुलर, तो D परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे F1 का और फिर F2 का। तो F1 और F2 का टॉर्क इक्वल टू τ1 प्लस τ2। τ1 का वैल्यू D परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, D परपेंडिकुलर इनटू F1, D परपेंडिकुलर इनटू F2। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, तो डायरेक्शन के लिए हमने कहा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल भी सोच सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी सोचें, टॉर्क के चलते ही रोटेशन हो रहा होगा, रोटेशन इज ड्यू टू टॉर्क। रोटेशन अगर टॉर्क की वजह से हो रहा है तो रोटेशन ये क्लॉकवाइज है, और ये रोटेशन भी आप देखिए क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज है, इसका भी रोटेशन क्लॉकवाइज ही हो रहा है, चाहे ईस्ट एंड से सोचें चाहे ईस्ट एंड से। तो क्लॉकवाइज ये भी रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज ये भी रोटेट कर रहा है, तो इस पर जो टॉर्क τ1 लगेगा वो भी क्लॉकवाइज लगेगा, और इस पर जो टॉर्क τ2 लगेगा ये भी क्लॉकवाइज ही लगेगा। ये बात समझ आ रहा है। दोनों पर जब टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो दोनों एडिटिव नेचर का होगा। अगर एक क्लॉकवाइज रहता है एक एंटी क्लॉकवाइज रहता तो सबट्रैक्शन कर देना होता। तो अब यहाँ से आप देखें L/2 sin थीटा QE प्लस L/2 sin थीटा Q into E, दिस वैल्यू इज इक्वल टू QE L sin थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड वैल्यू आ रहा है Q into L E sin थीटा। अब टॉर्क इक्वल टू QL E sin थीटा, तो QL हो गया चार्ज इनटू सेपरेशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट PE, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, देन PE sin थीटा का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ये है, तो टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस E। तो ये टॉर्क का फार्मूला हो गया, इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E होगा। अब यहाँ से हम लोग ये डिसाइड करें, जैसे वहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि नेट फोर्स का वैल्यू डायपोल पर ऑलवेज क्या होता है, 0। तो नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहते हुए क्या नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा क्या, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। टॉर्क डिपेंड्स ऑन एंगल वैल्यू। टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है और कितना होता है, साइन थीटा
मैक्सिमम 1 होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है। इस समय मैक्सिमम टॉर्क P इंटू E और मिनिमम टॉर्क, देखिए यहाँ पर थीटा 90 डिग्री पर हमने कंसीडर किया कि टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब ये सिचुएशन है क्या? ये सिचुएशन है कि जब डायपोल इस पोजीशन में है प्लस Q माइनस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तभी ये एंगल 90 डिग्री है। तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से जब परपेंडिकुलर है तो इस समय टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। और आगे बात करें मिनिमम टॉर्क कब होगा? टॉर्क का मिनिमम वैल्यू 0 होगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री। अब दोनों को एनालाइज करें। थीटा 0 डिग्री का सेंस क्या हो गया? थीटा 0 डिग्री का सेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तभी ना थीटा 0 डिग्री होगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब डायपोल का ये पोजीशन जो आप ऐसे देख रहे थे ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम लाइन पर आ जाएगा। तो P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टॉर्क इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री इक्वल टू PE इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। अब बात करते हैं टाउ मिनिमम का 180 डिग्री पर जब सोचे तब क्या सेंस है। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि डायपोल इसका डायरेक्शन इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और दोनों के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री भी 0 और साइन 180 डिग्री भी 0। तो यहाँ पर टॉ का मिनिमम वैल्यू, फिर टॉ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब PE साइन 180 डिग्री इक्वल टू PE इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क का वैल्यू ऑलवेज 0 नहीं होता है, कभी मैक्सिमम भी होता है कभी 0 भी होता है, लेकिन नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कंक्लूजन पॉइंट को पूछा जाता है। Based on discussion of case first, following conclusion point is written on the board। हमने जो डिस्कशन किया केस 1 का, उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन पॉइंट है बोर्ड पर सारे नोट हैं। अब लाइन बाय लाइन इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बात आप पहले से समझ रहे हैं, कुछ बात समझना ज़्यादा जरूरी है जो पहले से मैंने समझाया नहीं है, बट कंक्लूड करके उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा कि नेट फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज 0 था, ये पहले से ही आपको क्लियर है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। नेट टॉर्क ऑन द डायपोल में भी 0, कभी मैक्सिमम था कभी 0 था। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। लीनियर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि डायपोल इज ऑलवेज इन लीनियर इक्विलिब्रियम, ये डायपोल हमेशा लीनियर इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। डायपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क 0, और नेट टॉर्क 0 कब होता है? जब पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप्स का होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप्स का होगा। यहाँ पर आप केयर करें, स्टूडेंट का नंबर कम रहता है, डी और ई नंबर, डी से ज़्यादा ई और एफ नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा? डायपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में 2 तरह का इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या सेंस है? अस्टेबल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है? डायपोल पहले से ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इसका रोटेटिंग टेंडेंसी ऐसे था। ये रोटेटिंग टेंडेंसी ऐसे था, ये स्टेबल तब होगा जब रोटेट करते करते पैरेलल हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर इसको कोई रोटेट करवाने वाला नहीं है और ये नेचुरली रोटेट करेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद रोटेट करेगा और यहाँ पर जाकर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक नंबर पॉइंट में क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है कि डायपोल को जब आप ऐसे रखते हैं और अगर इधर ले जाना चाहें, इधर ले जाना चाहें मतलब प्लस को इधर और माइनस को इधर, तब में इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल होगा। तो एंटी पैरेलल करने के लिए आपको फोर्स बाहर से लगाना पड़ता है। यू हैव टू फोर्स द डायपोल टू मूव इन दिस साइड। अब देखो ऐसे है, डायपोल पर जब ऐसे आप फोर्स लगाते हो तब ये ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ये साइड है। तो ये साइड जब आप ले जाएंगे तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, ये फिर से ही वापस ऐसे आना चाहेगा, क्योंकि इसका रोटेटिंग टेंडेंसी ऑलवेज इस तरीके से है और आप फोर्स करके इधर ले जाना आपको पड़ रहा है। इसलिए ये जो एंटी पैरेलल का पोजीशन है अनस्टेबल का है और पैरेलल का पोजीशन स्टेबल का है। ये स्टेबल और अनस्टेबल का डिस्कशन पर हम फिर से पहुंचेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के डिस्कशन के बाद। अभी हमने टॉर्क के मेथड से समझाया है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के मेथड से। केस 1 का डिटेल डिस्कशन के बाद अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? केस 2 में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को आप प्लेस करेंगे, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसके चलते फोर्स F1 इक्वल टू Q इंटू E1 लगेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू Q इंटू E2 होगा। अब यहाँ पर नेट फोर्स जब निकालेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा क्या? नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब नेट फोर्स राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि E1 और E2 में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। यहाँ पर नेट फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू Q E1 माइनस E2। मॉड हमने इसलिए लगाया कि जिस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा, जहाँ का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा नेट फोर्स उस साइड में लगेगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करोगे और इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएगा। मान लो ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए इस तरीके से आ रहा है तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इधर डेंसर है और इधर रेयर है। अब नंबर ऑफ लाइन हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा होगा और कहीं पर कम होगा, इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके का अगर लाइंस ऑफ फोर्स को हम इंडिकेट करें तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे केस में नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। नेट फोर्स जब 0 नहीं होगा तो टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क का बात तो टॉर्क तो हम पहले से ही बता रहे थे कि 0 हो भी सकता है, नहीं वो किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। तो एंगल पर जैसे मैंने कहा था पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स भी 0 नहीं है और नेट टॉर्क भी 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क इज नॉट। अच्छा, नॉट इक्वल टू 0 में
जैसे वहाँ केसेस था मैक्सिमम और मिनिमम का, वैसे ही यहाँ पर भी केसेज होगा, थीटा पर डिपेंड करता हो, कभी मैक्सिमम होगा और मिनिमम। तो यहाँ नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 से ज़्यादा बेहतर लिखना क्या होगा, मे बी 0। मतलब टॉर्क का कंडीशन जैसे वहाँ था वैसे यहाँ रह गया, बट फोर्स का कंडीशन चेंज हो गया, वहाँ फोर्स 0 था, यहाँ फोर्स 0 नहीं है। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले मैं डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को जब प्लेस करते हैं तो उसका लीनियर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तब पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तब भी स्टडी किया था। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल केस फर्स्ट एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन ये डायपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एक्सिस ऑफ द डायपोल इस लाइन के अलोंग। अब इस लाइन के अलोंग पी पॉइंट हमने कंसीडर किया, पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डायपोल से स्मॉल लेटर आर लिया, वो को हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ डायपोल। डिस्टेंस का मेजरमेंट इसमें सेंटर ऑफ द डायपोल से हमेशा करना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अब यहाँ से आप देखें कि अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है तो इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चलते ई ए और इसके चलते ई बी। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन को समझिए। मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम प्लेस कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव को रिपल्सन करेगा इसलिए इधर लगेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्शन करेगा इसलिए लेफ्ट साइड लगेगा। अब इसमें जो स्मॉलर डिस्टेंस पर है वो लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो लार्जर डिस्टेंस पर है वो स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ई का वैल्यू ई बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ से आप देखें ई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ए पॉइंट का जो पॉइंट चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू के नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से लेना है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, ये टोटल डिस्टेंस एल है, डायपोल का सेपरेशन, तो हाफ कितना हो जाएगा, एल बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए ए पी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर माइनस एल बाई 2, और फिर यहाँ से यहाँ बी पी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर प्लस दिस वैल्यू एल प्लस 2, मतलब बी पी इक्वल टू आर प्लस एल बाई। तो यहाँ पर के नॉट क्यू आर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस के नॉट क्यू आर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से के नॉट क्यू दोनों में कॉमन हमने कर लिया, एलसीएम ले लिया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आर एल बाई 2, और ये इधर जाकर के ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 आर एल बाई 2। अब यहाँ से देखो कि कैंसिलेशन करने के बाद माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर बाई 4 प्लस और माइनस एल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट, तो 2 आर एल बाई 2, 2 आर एल बाई 2, 2 आर एल के नॉट क्यू 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, 2 के नॉट आर क्यू इंटू एल, 2 के नॉट आर क्यू एल बाई आर स्क्वायर का पावर 2। तो यहाँ पर आर का पावर, यहाँ से आर कैंसल आउट हो गया, तो आर का पावर 3 बचा। अब आपके दिमाग में याद रहा होगा कि इसके बदले एल स्क्वायर बाई 4 को हमने 0 क्यों कंसीडर कर दिया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट आप समझते होंगे कि एल मच लेस देन आर। प्रैक्टिकली होता क्या है, हमने कहा था कि डायपोल का जो सेपरेशन वैल्यू होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो जब ये वैल्यू वेरी स्मॉल होगा तो इसके रिलेटिव में ये नेग्लिजिबल वैल्यू होगा, तो जब ये नेग्लिजिबल वैल्यू होगा तो यहाँ पर एल स्क्वायर बाई 4 नियरली 0 ही माना जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर हमने कंसीडर किया, तो ये आर का पावर 4 हो गया, कैंसिलेशन के बाद के नॉट 2p बाई आर क्यू। तो इस तरीके से एलोंग द एक्सिस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया
वह के नॉट 2p बाई आर क्यू हो गया। अब केस सेकंड देखते हैं, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज हमने ले रखा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हमने ले रखा है। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज में O पॉइंट सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया। हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पर +1 कूलम का चार्ज प्लेस करते हैं। फिर से आप यहाँ क्या करेंगे, +1 कूलम का चार्ज प्लेस करेंगे। +1 कूलम का जब चार्ज प्लेस करेंगे तो ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन इधर की ओर लगेगा, और प्लस को रिपेल करेगा कि ये रिपल्सन का फोर्स इधर। इन रियल प्रैक्टिस EA और EB का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। क्या होगा सेम? तो आप देखिए, जब EB लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और EA लिखेंगे तब भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये अगर L/2 है और ये R है तो ये कितना होगा, R² + L² / 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, R² + L² / 4 हो जाएगा। अब दोनों का डिस्टेंस जब इक्वल है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ये और EB इक्वल होगा। न्यूमेरिकली डायरेक्शन अलग अलग है, के नॉट क्यू वाई R² आई मीन दिस वैल्यू का स्क्वायर, तो R² + L² / 4 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, के नॉट क्यू वाई R² + L² / 4। अब यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जब दोनों वैल्यू इक्वल ही है तो इसको हम लोग के नोट भी इसको ई नोट कंसीडर कर लेते हैं। आप कुछ भी एक वैल्यू मान लो जो दोनों वैल्यू इक्वल है, हमने ई नोट कंसीडर कर लिया। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर ई नोट cos थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट EB का ब्रेक करेंगे तब इधर क्या हो जाएगा, ई नोट cos थीटा हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो ई नॉट साइन थीटा हो जाएगा, और इसका भी कंपोनेंट लेंगे। आप कंपोनेंट अच्छे से समझ रहे हैं, आप देख लीजिए, इसका कंपोनेंट इधर cos तो इसका इधर साइन। फिर उसी ढंग से आप देखेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर ई नॉट साइन थीटा होगा। तो ई नॉट साइन थीटा 2 बार आपको मिलेगा, यहाँ पर 2 ई नॉट साइन थीटा हमने कर दिया। ये जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही नेगेटिव वैल्यू होगा। तो कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई नॉट साइन थीटा मिल रहा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A और B का रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वह 2 ई नॉट साइन थीटा होगा, और 2 ई नॉट के बदले के नॉट क्यू वाई R² + L² / 4 हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस वैल्यू आई मीन L/2 डिवाइडेड बाई R² + L² / 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिलेशन के बाद 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, के नॉट क्यू इंटू L R² + L² / 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिलेशन करके देखें तो के नॉट क्यू इंटू L चार्ज इंटू सेपरेशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, और कैंसिलेशन के बाद ये रिजल्ट R² का पावर 3/2 दैट इज EAB = के नॉट P/R3। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। ये भी रिजल्ट हमारा VBI है, और वो जो रिजल्ट आया वो भी VBI है। केस 1 केस 2 के बाद केस 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 3 न तो एक्सियल पोजीशन है और न तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन है। इसमें जनरल पोजीशन हमने ले लिया, यहाँ से थीटा एंगल बनाता हुआ R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस केसेस को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अच्छे से सुनिए, आसान है, बट जैसे पहला 2 केसेस समझे थे वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल P जो है, इसको 2 डायपोल के इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं।
इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो पी कॉस थीटा इधर और पी साइन थीटा इधर, पी कॉस थीटा को P1 और पी साइन थीटा को P2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आगे कंपोनेंट हमने ब्रेक क्यों किया। कंपोनेंट इसलिए ब्रेक किया कि एक्सियल पोजीशन, ध्यान से आप देखिए, P1 के लिए ये P पॉइंट क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, और इसके लिए आप देखेंगे P साइन थीटा के लिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर है। तो हम एक्सियल का भी रिजल्ट जानते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी जानते हैं कि P cos थीटा को P1 ले लिया, P साइन थीटा को P2 ले लिया। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि ये P1 डायपोल, ये खुद P1 क्या हो गया, एक डायपोल हो गया इधर और एक डायपोल हो गया इधर। तो P1 डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग E1 होता है, जिसका फॉर्मूला केस 1 में डिराइव किया हुआ है। E1 अलोंग द एक्सियल पोजीशन K0 2P/RQ था, यहाँ चूंकि P1 के चलते निकाल रहे हैं तो P1 यहाँ पर ले लिया। E2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस 2। केस 2 में आपने देखा था कि डायपोल का लाइन ऐसे था तो उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में E2 था, इसलिए E2 का लाइन जो है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यही समझने लायक बात है। एक्सियल पोजीशन में क्या था कि डायपोल ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस 2 आप देखिए, केस 2 का डायग्राम देखिए, केस 2 के डायग्राम में ऐसे बनाया हुआ है, डायपोल -q प्लस q ऐसे है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया है, देखिए तो आप लोग देख लिए, और यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है, तो डायपोल के लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइन डायपोल का ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे रखा है। अब यहाँ से आप आगे बढ़िए, E1 का फॉर्मूला और E2 का हमने लिख लिया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, आप E1 और E2 का वैल्यू पुट कर लें, K0/RQ दोनों में कॉमन था, 2P का स्क्वायर 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हो गया। P1 और P2 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, P1 = P cos थीटा और P2 = P sin थीटा। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये 4 cos स्क्वायर थीटा, चूंकि P स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको आप बाहर कर लीजिए, P आ गया, बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा। फर्क क्या पड़ा, ये sin स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर वैल्यू 1 बना देगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, K0/RQ स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा = इस लाइन को आप ऐसे बढ़ा दें तो ये परपेंडिकुलर की तरह E2 वर्क करेगा और E1 जो है बेस पर आ गया, तो tan अल्फा = E2/E1 2P1/P2 2P cos θ/P sin θ, tan अल्फा = 2 cot θ, अल्फा = tan इनवर्स 2 cot θ। आपको ध्यान देना है, अल्फा E1 के साइड से हमने लिया है तो ये रिजल्ट आया है, आप E2 के साइड से लेंगे रिजल्ट बदल जाएगा, किसी किसी बुक में E1 के साइड में रहता है, किसी किसी बुक में E2 के साइड में, इसलिए यूज करने वक्त आप सावधान रहें।